गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में आज हम 3rd and 4th मई के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके भी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, वो भी आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो जनरल साइंस के वीडियोस हों जो कि अभी आने वाले यूपी पीसीएस एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, या फिर जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करे जाते हैं वो आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं आप चाहें तो नेटमो की एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ पे जो हमारी मार्किंग स्कीम है न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक बार बता देते हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। तो 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आप करेक्ट करते हैं तो उसे एक्सलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। वो 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आप ठीक कर पाते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। ये आपका सेफ जोन होता है बिकॉज यहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे होते हैं। 4 to 5 एमसीक्यूज जो आपका होता है ये अनसर्टेन जोन होता है, क्योंकि आपको पता है कि 40 to 55% अगर आपके मार्क्स आते हैं प्रीलिम्स के अंदर तो श्योरिटी से कोई भी नहीं कह सकता कि उसका एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। लेस इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसी वजह से नीचे के जो जोन है इसे डेंजर जोन कहा जाता है। और कोशिश यही करी जाती है कि अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स आए। और आप यहाँ पे अभी 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस वीडियो में उसको देखिएगा और देखिएगा कितना स्कोर आप कर पाते हैं और फिर उसे इंप्रूव कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओपन बजट सर्वे। न्यूज़पेपर में ये था, ओपन बजट सर्वे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में, ओपन बजट सर्वे के बारे में। पहली कहती है इट इज एन एनुअल सर्वे। ये एनुअल सर्वे होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ओपन बजट इनिशिएटिव। ये बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ओपन बजट इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है, ये भी हो सकता है। इट रेट्स द लेवल ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस कंट्रीज ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। तो इसमें जो वेरियस कंट्रीज को स्कोर किया जाता है या फिर जो यहाँ पे इंडेक्स यूज़ किया जाता है, स्केल यूज़ किया जाता है, वो 0 to 100 का होता है। ये भी हो सकता है। तो 3 आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, 1 by 1 इसे रीड करिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इट्स अ बाइनियल सर्वे। बाइनियल सर्वे आपको पता है क्या होता है, जो सर्वे 2 साल में एक बार आता है। तो एवरी ईयर नहीं आता, ये एनुअल सर्वे नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इसमें 117 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस बार जो सर्वे है उसने कवर किया 117 कंट्रीज को, और ये रेट करता है एक स्केल पर, क्योंकि आपको पता है हर जो इंडेक्स होता है या टेस्ट होता है उसमें स्केलिंग करी जाती है। अब वो स्केलिंग 0 से 10 भी होती है, 0 से 5 भी हो सकती है। जो आप लोग स्टार्स देते हैं किसी को, 0 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो भी एक तरीके की रेटिंग होती है। तो यहाँ पे जो हम स्कोर यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं, वो 0 से 100 का होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ओपन बजट इनिशिएटिव का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इसी से मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज टॉप इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इस पर बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो यहाँ पे रिजल्ट्स निकले हैं उसके अंदर किसने टॉप किए। तो इंडिया एक ऑप्शन है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर 117 कंट्रीज को कवर किया गया, आप जानते ही हैं। इसके अंदर टॉप करने वाली कंट्री है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया, हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। मैं बता दूं आपको कि न्यूजीलैंड ने इसमें 87 का स्कोर किया है और साउथ अफ्रीका का स्कोर भी 87 है। इसके बाद मैक्सिको का स्कोर 82 एंड ब्राज़ील का 81 है, जो कि टॉप 6 कंट्रीज़ में ये आते हैं। इंडिया का अगर रैंक की बात करी जाए तो इंडिया का रैंक है 53rd और टोटल कंट्रीज़ कितनी है 170। तो 117 नेशंस के अंदर से इंडिया का जो रैंक है वो है 53वां। ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो बेसिकली इंडेक्स है ये बताता है कि बजट के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं ये एसेट्स होती हैं और इसको हेल्ड कौन करता है, मतलब कौन होल्ड करके रखता है इसको सेंट्रल बैंक होल्ड करके रखता है। लेकिन किस किस फॉर्म्स में ये अवेलेबल होती हैं? क्या फॉरेन करेंसीज जो होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक पार्ट होती हैं? हो सकता है। व्हाट अबाउट बॉन्ड्स? बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। व्हाट अबाउट ट्रेजरी बिल्स? ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली हुआ क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और ये डेटा जो है वो बाहर निकल के आया है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट इज फॉरेक्स, वो डिक्लाइन हुआ है बाय $113 मिलियन। तो $113 मिलियन से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्लाइन हुआ है। इसी वजह से ये न्यूज़ में थी और हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बात करी है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे 221 मिलियन से
जो हमारा गोल्ड का रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा डिक्लाइन हुआ है। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, फॉरेक्स रिजर्व में आती कौन कौन सी एसेट्स हैं। क्या इसमें फॉरेन करेंसीज आती है? तो यस, पहली स्टेटमेंट हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ठीक है, फॉरेन करेंसीज इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर बॉन्ड्स भी आते हैं और इसके अंदर ट्रेजरी बिल्स भी आते हैं, तो तीनों का समेशन जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आता है और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू निकाली जाती है। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से मिलता जुलता है, एक्सचेंज रिजर्व से, फॉरेक्स रिजर्व से। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। क्या हम गोल्ड रिजर्व लेते हैं इसके अंदर? हो सकता है। क्या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स लेते हैं? ये भी हो सकता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, जब फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, हमारी कंट्री में निकाले जाते हैं, पहले तो ये बताइए कि कौन होल्ड करता होगा इसको। ऑफ कोर्स पीछे बताया था कि सेंट्रल बैंक होल्ड करता है, तो आरबीआई के पास होता है ये सब। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर हम गोल्ड रिजर्व्स को लेते हैं, बिल्कुल जो सोने की हमारे पास क्वांटिटी होती है उसको इंक्लूड करते हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इसीलिए यूज़ करे जाते हैं। और फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है। एसडीआर क्या होता है ये डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। फिलहाल हमारा जो आंसर यहाँ पे है वो है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में ये और पूछा गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वन बाय वन रीड करेंगे और देखेंगे कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या हैं। पहली है, इट इज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1969। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उसे वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, कब? 1969 के अंदर। हो सकता है द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज नीदर अ करेंसी नोर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं ये कोई करेंसी नहीं होती है और कोई क्लेम नहीं होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं ना, ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं क्रिएट करे थे, इवन दो इसे 1969 में ही बनाया गया था, बट इट वाज क्रिएटेड बाय आईएमएफ। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं वो क्या कोई करेंसी होती है? नो, इट्स नीदर ए करेंसी नोर अ क्लेम। तो आईएमएफ के अगेंस्ट में कोई क्लेम भी नहीं होता है और कोई करेंसी भी नहीं होती है, रादर इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। आईएमएफ मेंबर्स कुछ पर्टिकुलर टाइप की करेंसीज को यूज करते हैं, कौन कौन सी करेंसीज हैं वो भी हम देखेंगे। उसके अगेंस्ट में ये फ्रीली यूज करी जा सकती है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर दीज करेंसीज। मान लीजिए डॉलर उसमें एक करेंसी है, येन उसके अंदर एक करेंसी है, तो उसके अगेंस्ट में एसडीआर को फ्रीली एक्सचेंज किया जा सकता है। तो जो भी करेंसीज हम आईएमएफ के अगेंस्ट में लेते हैं यहाँ पर, उसके अगेंस्ट में स्पेशल ड्राइंग राइट्स को स्वैप किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। कुछ और चीज देख लेते हैं इसके अंदर कि वो कौन कौन सी करेंसीज हैं। तो देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द एसडीआर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। कौन कौन सी करेंसीज आती हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एसडीआर को किस करेंसी के अगेंस्ट में पैक किया जाता है। तो यूएस डॉलर, यस इसमें यूएस डॉलर होता है, यूरो होता है, जापानीज येन, चाइनीज युआन एंड ब्रिटिश पाउंड, ये करेंसीज हैं जिसके अगेंस्ट में एसडीआर को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पे इंटरेस्ट रेट भी होता है एसडीआर पे, इज द इंटरेस्ट जो कि पे किया जाता है मेंबर्स ऑन देयर एसडीआर होल्डिंग्स। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन भी है। मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है, बनाया किसने था? एसडीआर, आईएमएफ ने। और एक्सचेंज किसके अगेंस्ट में किया जाता है? जो आईएमएफ में जो करेंसीज जो है वो पैक करी गई हैं, जो 5 करेंसीज के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, इसके अगेंस्ट में इसको फ्रीली एक्सचेंज किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज कम अप विद एनिमल अडॉप्शन स्कीम रिसेंटली। देखिए कोविड-19 के अंदर कितना अच्छा स्टेप लिया गया है। इस नेशनल पार्क के अंदर, जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे एनिमल अडॉप्शन जो है इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है वहाँ पे लोकल लोगों को। चाहे तो आप किसी भी एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बंदा अडॉप्ट करता है उसको जो उसका खर्चा होता है एनिमल का वो देना होता है, और एक तरीके से यू आर एक्सप्रेसिंग योर केयर फॉर द एनिमल, दैट्स इट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैनरघट्टा नेशनल पार्क इसका आंसर है, हो सकता है नागरहोल नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तो ये एनिमल एडॉप्शन स्कीम जो रिसेंटली स्टार्ट करी गई है, ये कहां पे करी गई है? सोचिए। चलिए लोकेशन दिखाता हूं, पहले आंसर आपको पता चल ही जाएगा। तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटका के अंदर है। यहां पर ये जो एनिमल एडॉप्शन स्कीम है ये स्टार्ट करी गई है। बेंगलुरुज बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है कर्नाटका में, आपको पता ही है, एनिमल एडॉप्शन स्टार्ट किया गया है यहाँ पे। इसके अंदर होगा क्या, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कि अडॉप्शन के लिए रखा गया है, और इसमें जो भी उनके वेटरनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको जो इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है वो बियर करेगा, और उसको टैक्स रिबेट मिलेगी अंडर 80G के अगेंस्ट में। जितना भी खर्चा किया जाएगा उसकी यहाँ पे रिबेट भी मिलेगी। अब चलते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे एनिमल रखे गए हैं। देखिए किंग कोबरा है, पाइथन है, ब्लैक बक है, सांबर, स्लोथ भी है, जिराफ, हिपोपोटामस, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको यहाँ पे अडॉप्शन के लिए रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अडॉप्शन का मतलब ये मत समझिएगा कि आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप उसको अपने घर पे लेके जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसके जो वेटरनरी केयर एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसके फीडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बियर करते हैं, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर टैक्स रिबेट लेते हैं, दैट्स इट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया स्टैंड ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वंस अगेन न्यूज़ में है, क्यों है वो भी बताऊंगा, बट पहले यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। पहली स्टेटमेंट दी गई है, आरबीआई हैड बैन क्रिप्टो करेंसी इन 2018। आरबीआई ने 2018 में ही क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज फॉर इलेजिटिमेट एक्टिविटीज, तो इलेजिटिमेट एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज के लिए इसको यूज किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। इट इज एन ऑनलाइन एंड इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ पेमेंट सिस्टम, ये एक तरीके का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और इंटेंजिबल है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो 2018 में आरबीआई ने डेफिनेटली इसको बैन किया था और बाद में ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसको चेंज किया, स्ट्रक डाउन किया। तो आरबीआई का जो 2018 का एक सर्कुलर निकला था जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया गया था, उसको स्ट्रक डाउन किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक है हमारी। सेकंड, क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है, इसी वजह से ही आरबीआई ने शायद इसको बैन किया था कि अगर आप बात करें वेपन परचेज करने की, इलीगल वेपन परचेज करने की या फिर ड्रग्स परचेज करने की, उस तरीके की एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसी का काफी यूज किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं, इट इज़ एन ऑनलाइन एंड इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ पेमेंट सिस्टम। आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज का यूज जो होता है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है और साथ में ही इंटेंजिबल होता है, बिकॉज यू कांट टच इट, जो भी पेमेंट करी जाती है उसको आप टच नहीं कर सकते। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। इंडिया का स्टैंड पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक डाउन भी आपको पता चल गया, लेकिन न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्कुलर स्ट्रक डाउन किया है वो कोई आज नहीं किया, वो काफ़ी टाइम पहले ही किया था, लेकिन न्यूज़ में किस वजह से था वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डीसी बाय ईपी। डीसी बाय ईपी क्या है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ डिजिटल करेंसी ऑफ जापान, ये जापान की डिजिटल करेंसी है, हो सकती है। इट कुड बी कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये दुनिया की पहली सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होने वाली है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी हो गई इनकरेक्ट, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी तो है बट ये डिजिटल करेंसी जापान की नहीं है, चाइना की है। और चाइना जो है इसको बहुत जल्दी रोल आउट करने वाला है और इसी वजह से जब ये रोल आउट हो जाती है तो ये पूरे वर्ल्ड की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, क्योंकि अभी तक सेंट्रल बैंक ने कोई भी इस तरीके की डिजिटल करेंसी किसी भी सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं करी है। तो चाइना की डिजिटल करेंसी है, पहली होगी ये। और इसमें डीसी बाई ईपी की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। डीसी है स्टैंड्स फॉर डिजिटल करेंसी, ईपी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चाइना इज एक्सपेक्टेड टू ऑफिशियली मेक द सॉवरेन डिजिटल करेंसी अवेलेबल, कब तक करेगा? 2020 के एंड तक कर देगा ये, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे होगा बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है लेकिन पहली गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि किसान सभा ऐप के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप क्यों लॉन्च करी गई है वो भी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल किसने लॉन्च करी है बताइए। आईटी दिल्ली ने लॉन्च करी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, CSIR का एक इंस्टीट्यूट है CRRI, तो CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और CRRI क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने एक किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट फार्मर्स जो होंगे उनको कनेक्ट किया जाएगा एक सप्लाई चेन से और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम से। तो सप्लाई चेन से जब सारे किसान कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन से जब सारे किसान कनेक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली उनको अपना सेल परचेज करने में हेल्प मिलेगी। ऐप ये भी इंटेंड करती है, ऐप का ये भी बनाने का जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि एक रोबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोवाइड करी जा सके, खासतौर पे जब कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है तो किसानों के पास कहीं पे भी जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होगी और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक बना रहेगा तो उस सिचुएशन के अंदर जो किसान होंगे वो अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल करा पाएंगे। तो ये बेसिक पूरा ऑब्जेक्टिव था। इसे बनाया किसने है? बनाने वाली एजेंसी है CSIR, मैंने बताई दिया आपको, एंड CRRI जो CSIR के साथ काम कर रही है। सो इसका आंसर जो था वो डी था। कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी हम CRRI के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इस 1952 में बनाया गया था और ये बेसिकली एक तरीके की लैब की तरह काम करती है CSIR के। लोकेट कहाँ करती है? दिल्ली में, पूछा जा सकता है। एंड इट्स अ प्रीमियर नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाईवे ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए काम करती है। ये R&D का काम भी करती है रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी जो है वो भी ये प्रोवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, नई ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। स्टेट सर्विस का कोई एग्जाम होगा तो CSIR के बारे में पूछेगा। सेंट्रल सर्विस UPSC का जो एग्जाम होगा वो चांसेस ज़्यादा है CRRI के बारे में क्वेश्चन पूछ
पूछ ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैव शेड्यूल्ड डेमो 2 मिशन। तो डेमो 2 मिशन जो है ये कौन सी 2 एजेंसीज हैं वो लेके आई है। देखिए नासा तो सब में है, मतलब नासा तो होगी ही होगी। तो नासा के साथ कौन है? क्या इसरो लेके आ रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स लेके आ रही है, या फिर रोस्कोसमोस लेके आ रही है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, डेमो 2 मिशन जो है ना ये हमारे यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करेगा कहाँ पर? ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। 27 मई को ये जो पर्टिकुलर मिशन है शेड्यूल किया हुआ है। और कहाँ से लॉन्च होगा? ये होगा कैनेडी स्पेस सेंटर से। इसमें नासा तो होगी, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ जो दूसरी एजेंसी है दैट इज स्पेस एक्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। विद इन 2 मिनट्स में हम रिविजन जो है अपनी कंप्लीट करेंगे, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन बजट सर्वे के बारे में हमने देखा था। बाइनियल सर्वे होता है और साथ में ही किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप्स ओपन बजट इनिशिएटिव। इसमें जो स्केलिंग यूज करी जाती है 0 से 100 तक करी जाती है। 117 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और बाइनियल सर्वे ये मैंने आपको बताई दी है। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है उसमें टॉप किसने किया? न्यूजीलैंड ने 87 का स्कोर है। बाद में साउथ अफ्रीका का स्कोर भी 87 है। इंडिया का जो रैंक है वो 53rd है आउट ऑफ 117 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा था फॉरेक्स के बारे में। तो फॉरेक्स के रिजर्व के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फॉरेन करेंसीज आती हैं, बॉन्ड्स आते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स आते हैं। और रिसेंटली न्यूज़ में इसी वजह से था बिकॉज RBI ने कहा कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्लाइन हुआ है 113 मिलियन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, SDR आते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी इसके अंदर आती हैं। अब SDR क्या होता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये बेसिकली क्रिएट किया गया था IMF के द्वारा 1969 के अंदर। ये कोई करेंसी के अगेंस्ट में आप कह सकते हो कोई क्लेम नहीं होता है, ना ही IMF के अगेंस्ट में कोई क्लेम है। बेसिकली जो IMF के साथ हमने वेरियस करेंसीज को पैक किया हुआ है, चाहे वो US डॉलर हो, यूरो हो, जापानीज येन हो, चाइनीज युआन हो, ब्रिटिश पाउंड हो, उनके अगेंस्ट में SDR का फ्रीली एक्सचेंज हो सकता है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एनिमल एडॉप्शन स्कीम एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो था वो लेके आया था। तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में लोकेट करता है, वहाँ पर इसे स्टार्ट किया गया है। ATG के अंदर इनकम टैक्स रिबेट दी जाएगी। वेटनरी केयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो फीडिंग के एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इसके अंदर अडॉप्ट करने के बाद ले सकते हैं। इसमें बेसिकली जो किंग कोबरा है, रॉक पाइथन है, हिप्पोपोटामस है, जिराफ है, बंगाल टाइगर है, इनको जो है ऑफर किया जाएगा एज एन अडॉप्शन। ये हमने यहाँ पे लोकेशन जो है वो भी देखी थी, इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन। देन हमने डिस्कशन किया था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। RBI ने इसको कहा था कि ये नहीं चलेगी इंडिया के अंदर, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सर्कुलर, RBI के सर्कुलर को स्ट्रक डाउन किया था। इसको इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो या फिर इसके अलावा जो इलीगल वेपन्स होते हैं उसको परचेज करना हो। इस वजह से प्रॉब्ली RBI ने इसे मना किया था। ये एक तरीके के ऑनलाइन और इंटेंजिबल करेंसीज की तरह इसे यूज़ किया जाता है। अभी न्यूज़ में इस वजह से थी बिकॉज DC/EP दैट इज डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है ये कौन लेके आया है? ये चाइना बहुत जल्दी रोल आउट करने वाला है बाय 2020 के एंड तक। और ये पहला ऐसा एक सेंट्रल बैंक बन जाएगा जो कि डिजिटल करेंसी ऑफिशियली लेके आएगा। तो यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था हमने। फिर बाद में देखा था हमने किसान सभा ऐप, जो कि रोबस्ट यहाँ पे एक सप्लाई चेन के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सभी किसानों को कनेक्ट किया जाएगा। ये जो ऐप है CSIR लेके आए हैं। फिर इसके बाद हमने CRRI के बारे में पढ़ा था। 1952 में से बनाया गया है, दिल्ली में लोकेट करता है। इसका हेडक्वार्टर R&D के लिए काफ़ी फेमस है। देन हमने देखा था डेमो 2 मिशन के बारे में। नासा और स्पेस एक्स दोनों इसको लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मार्क्स देख लेते हैं हम। तो अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स आपके आए हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में आए देन डेफिनेटली 2 चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ आपको। पहला तो आपको रिवाइज ज़रूर करना है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उससे रिवाइज करिए, नहीं तो MCQs को दोबारा से रिवाइज करिए। देखिए ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप नोट्स बना लेते हैं, बिकॉज उसके बाद आपको वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं और वो जो चीज़ें हैं आपको एग्जाम के टाइम में रिकॉल करना आसान हो जाता है। सेकंड, आप एनालिसिस ज़रूर करिए। देखिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता चलेंगी तो उसको आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कि जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं वो किस जगह पे हो रही हैं। रीडिंग गलत रीड करने की वजह से आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन के बारे में नॉलेज ही नहीं है इस वजह से गलत कर रहे हैं। तो ये जब एनालिसिस करेंगे तो आपको आपका पैटर्न जो है वो समझ में आने लगेगा। इसके बाद देखिएगा कि जो भी वेरियस टेस्ट सीरीज़ हैं या फिर वेरियस प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।